आर्थर के माँ बाप ने उसे एक अनाथालय में छोड़ दिया था, जहाँ पर वो पला बड़ा और एक परिवार का प्यार उसके लिए बस एक सपना बनकर रह गया। पर आगे जाकर उसने अनगिनत लोगों की जान ली और उस देश का किंग बन गया। धीरे धीरे उसने पूरे अर्थ पर कब्जा कर लिया और जिसने भी उसके सामने आवाज उठाने की हिम्मत की, उसने उसके साथ साथ उसके पूरे देश को ही खत्म कर दिया। उसकी ताकत के सामने कोई भी नहीं टिक पाया, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद को अकेला महसूस करता था। एक दिन वो खुद को पानी में डूबता हुआ पाता है और एक आवाज उससे कहती है कि वो उसे दूसरा मौका देने वाली है और वो उस मौके को बर्बाद ना करे। कुछ समय बाद आर्थर की आंखें खुलती हैं और उसके सामने दो लोग थे जो कि उसके पेरेंट्स हैं। उसके पिता का नाम रेनॉल्ड्स है और उसकी माँ का एलिस। थोड़ी देर में ही उन दोनों में बहस छिड़ जाती है कि आर्थर उनमें से किसके जैसा ज्यादा दिखता है। उनकी बातें सुनकर आर्थर को समझ आ जाता है कि यहाँ चल क्या रहा है। उसका दूसरा जन्म हुआ है और ये दोनों उसके पेरेंट्स हैं। और जहाँ पिछली जिंदगी में उसका कंट्रोल पूरी दुनिया पर था, अब वो अपनी बॉडी पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता और जब भी उसका डायपर बदला जाता था उसकी शर्म के मारे बुरी हालत होती थी। इसके बाद वो एक ऐसी चीज देखता है जो उसे पुनर्जन्म से भी ज्यादा हैरान कर देती है। उसका फादर रेनॉल्ड्स अपने हाथों में एनर्जी को लेकर आता है और अपने एक पंच से ही बड़े से पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पर इसकी वजह से उसे चोट लग जाती है जिससे उसकी मदर एलिस हील करने लगती है। इतने सालों तक दुनिया पर राज करने के बाद भी उसने कभी भी ऐसी पावर्स के बारे में नहीं सुना था, तो शायद ये दुनिया ही उसकी दुनिया से अलग है। इसके बाद रेनॉल्ड्स एक बड़े से मॉन्स्टर को मार के आता है, जहाँ पर उसके साथ उसकी टीम भी थी। और उसका फादर जब घर आता है, आर्थर उसके हाथों में लगे वेपन और खून को देखता है। लगता है ये ऐसी दुनिया है जहाँ सबको अपने वेपन रखने की इजाजत है। तभी उसकी मदर उसे सोने ले जाने लगती है और आर्थर याद करता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में सो भी नहीं पाता था, क्योंकि सोने का मतलब था असासिन्स के द्वारा मारा जाना। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और वो अपने घुटनों पर चलने लगता है। एक दिन वो सोने का नाटक करता है और जब एलिस वहाँ से चली जाती है, वो बेबी निंजा जैसा नीचे उतरता है और अपने छोटे छोटे पैरों से एक रूम में जाता है जहाँ पर काफी सारी बुक्स थी। उसे जो सबसे पहले बुक मिलती है वो इस दुनिया के बारे में थी। उसे पता लगता है कि जिस कॉन्टिनेंट में उसका जन्म हुआ है उसका नाम डिकैथन है, जिसके अंदर 3 किंगडम्स हैं। एक नेशन में ड्वार्फ्स रहते हैं, वहीं जंगल के अंदर एलेनोर का नेशन है जिसके अंदर एल्व्स रहते हैं। और आखिरी किंगडम का नाम है सैपिन, जिसके अंदर वो पैदा हुआ है। इस किंगडम में ह्यूमंस ही रहा करते हैं, बिल्कुल उसी की दुनिया जैसा, पर यहाँ पर खून खराबे की जगह राजा का बेटा राजा बना है। और उसके समय के मुकाबले यहाँ की टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं बढ़ी है। यहाँ पर लोग मैजिक पर ही रिलाई करते हैं। इतनी सारी डिटेल्स इकट्ठा करने के बाद वो एक और बुक को निकालता है जिसमें मैजिक और माना के बारे में लिखा हुआ था। किसी ह्यूमन की माना की स्ट्रेंथ ज्यादातर उसके पेरेंट्स पर डिपेंड करती है और माना को 2 तरीके से यूज किया जा सकता है, पहला ऑगमेंटिंग और दूसरा कॉन्जरिंग। ऑगमेंटर्स अपने माना का यूज करके अपनी बॉडी की ताकत बढ़ाते हैं, बेसिकली सुपर ह्यूमंस बन जाते हैं। दूसरी तरफ कॉन्जरर्स माना को कंट्रोल करते हैं, जिससे वो फायर, वाटर, विंड और बाकी के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसे हीलिंग मैजिक के बारे में वहाँ कोई डिटेल नहीं मिलती, तो उसे लगता है कि एलिस कोई एक्सेप्शन होगी। उसे पता लगता है कि ज्यादातर लोग प्यूबर्टी पर पहुंचने पर ही माना को अनलॉक करते हैं और जब वो माना को अपने माना कोर के थ्रू कंट्रोल करते हैं वो एक मेज बन सकते हैं। ये चीज आर्थर के लिए समझना आसान थी, क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में वो दुनिया का राजा इसलिए बना था क्योंकि उसने अपने अंदर की को कंट्रोल करना सीखा था और माना कोर भी उसी के जैसा है। तो वो अपनी सारी एनर्जी को फोकस करने लगता है और थोड़ी देर में ही उसका माना कोर डेवलप होने लगता है। पर इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ ट्रेनिंग कर पाता, एलिस उसे ढूंढ लेती है और जब आर्थर को उसने पकड़ा हुआ था, एलिस को पता लगता है कि उसने पॉटी कर दी है। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और एलिस अपने प्यारे बच्चे के बारे में जर्नल में लिख रही थी। तभी उसे बाहर देखने पर पता लगता है कि रेनॉल्ड्स आर्थर को स्वॉट की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें आर्थर तो बड़ा इंटरेस्टेड था, पर एलिस इसे देखकर गुस्सा हो जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक छोटे बच्चे को इतनी खतरनाक स्टिक देते हुए? इतने समय से यहाँ पर रहने पर उसे एक चीज तो समझ आ गई थी कि माता को गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए। इसके बाद एलिस उसे मार्केट में लेकर जाती है जहाँ वो इस दुनिया के वेपन्स को देखता है और साथ ही मैजिक यूजर्स को भी। वहीं इतने समय तक उनके साथ रहते रहते वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करने लगा था, क्योंकि उसे अपनी पिछली जिंदगी में उसके माँ बाप ने एक अनाथ आश्रम में उसे रख दिया था और वहीं पर वो पला बड़ा और उसे कभी भी माँ बाप का प्यार मिला ही नहीं। तो उसे ये नई जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी। एक दिन वो अपने फादर को ट्रेनिंग करता हुआ देख रहा था, जो कि अपनी पूरी बॉडी में माना को सर्कुलेट करता है और छोटे छोटे पत्थरों को उठाता है। इससे अच्छा तो हाथ से उठा लेते यार, ये क्या है? क्योंकि रेनॉल्ड्स एक ऑगमेंटर है तो कॉन्जरिंग में उसका हाथ तंग है। इसके बाद वो एक ऑगमेंटर की तरह अपनी बॉडी में माना को यूज करने लगता है। तभी उसकी माँ उठाकर उसे सुलाने के लिए ले जाने लगती है, पर आर्थर बुक्स पढ़ना चाहता था पर उसकी मॉम उसे रोक रही थी। पर जब वो अपना प्यारा सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखता है वो मान जाती है और वो बुक्स को पढ़ने लगता है। जैसे ही एलिस वहाँ से जाती है वो फिर से अपने माना कोर पर काम करने लगता है। थोड़ी देर में ही उनके घर में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे रेनॉल्ड्स अपनी बेबी को बचा लेता है, पर इसकी वजह से उसकी पीठ जल जाती है। इसके बाद वो भागते हुए आर्थर को देखने जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनका बच्चा बेबी योडा की तरह फ्लोट कर रहा है। आर्थर उन्हें देखकर स्माइल करता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरता है ऊपर की सारी सीलिंग नीचे गिरने लगती है। उसे लगता है कि अभी तो उसकी जिंदगी शुरू हुई थी, अभी ही खत्म होने वाली है। पर उसके पेरेंट्स बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए उसके पास आ जाते हैं। उसके पेरेंट्स
पेरेंट्स ने अपनी बिना फिक्र किए हुए सिर्फ उसे बचाने के बारे में सोचा। उसने ये चीज कभी भी महसूस नहीं की थी। अपनी पुरानी जिंदगी में भी उसने बस दूसरे बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा देखा था। इस चीज को वो पहली बार महसूस कर रहा था, जिसकी वजह से वो रोने लगता है और अपनी माँ से लिपट जाता है। इसके बाद हम आर्थर की पिछली जिंदगी का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसके सैनिकों ने उस बंदे को पकड़ लिया था जो कि उसे मारने आया था, और उसकी एक बीवी और बच्चा भी है। वहाँ पर काउंसिल फैसला सुनाती है कि उसे अपनी बीवी और बच्चे के साथ होम टाउन में भेज दिया जाए। प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमारे होम टाउन में जिंदगी मौत से भी बदतर है, प्लीज आप मुझे भेज दीजिए, पर इन्हें रहने दीजिए। लेकिन तभी आर्थर सामने आता है और उसकी बीवी और बच्चों को मार डालता है, और काउंसिल ये देखकर कहती है कि उसने उन्हें मारकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब उन्हें सफर नहीं करना पड़ेगा। और वो बंदा रोते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं प्रेजेंट में रेनॉल्ड्स आर्थर को ट्रेन करने जाता है, और वो उसके लिए अपने ही जैसे ग्लव्स लाया था, पर आर्थर मना करके एक लकड़ी की तलवार उठा लेता है। इसके बाद वो दोनों प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, और उसका फादर अपने स्टिक को माना से इन्फ्यूज कर देता है। लेकिन तभी आर्थर भी अपनी स्वॉर्ड में माना इन्फ्यूज करता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है, और वो अपनी स्वॉर्ड से उसकी स्टिक को तोड़ देता है। ये सब देखकर उसका फादर समझ जाता है कि वो आर्थर को ट्रेन करने लायक नहीं है। मैंने सोचा है कि हम इसे एक टीचर के पास भेजेंगे, लेकिन एलिस सीधा ही मना कर देती है, क्योंकि वो अपने छोटे से बच्चे को किसी दूसरी जगह पर सिर्फ ट्रेन करने के लिए नहीं भेजना चाहती। हमने तो पहले ही डिसाइड किया था तुम उसे फाइटिंग सिखाओगे और मैं मैजिक। पर ये तो देखो, मेरी स्वॉर्ड माना से इन्फ्यूज्ड थी, फिर भी इसने बीच में से काट दी। अभी तो ये बच्चा है, तो सोचो बड़ा होकर ये क्या क्या कर सकता है। इसलिए इसको बेहतर टीचर के पास भेजना जरूरी है। वो सब मैं समझती हूँ, पर मैं ऐसे ही किसी दूसरे शहर में अपने बच्चे को नहीं भेजने वाली। इसके चक्कर में वो काफी देर तक बहस करते ही जाते हैं। इन सब चीजों से आर्थर परेशान हो जाता है और कहता है कि वो भी उसके साथ सिटी में आ सकते हैं और उन्हें उसे अकेला भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। उन दोनों के दिमाग में आया ही नहीं था कि ये भी एक ऑप्शन है, और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इसके बाद वो अपनी जर्नी के लिए वहां से जाने लगते हैं, जहां पर रेनॉल्ड्स के एडवेंचरर दोस्त भी पहुंचे हैं। आर्थर इन सबसे पहले मिल चुका है जब इसने घर को तोड़ा था। उनकी टीम के लीडर का नाम एडम है। इसके बाद एक एक करके वो सभी आर्थर से मिलते हैं, और वो सभी कैरेज में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लगता है यहाँ की दुनिया अभी उतनी भी आगे नहीं बढ़ी, ना तो यहाँ पर एयर उबर है, ना ही फ्लाइंग ड्रोन्स। थोड़ी दूर आगे जाने पर वो एक जगह ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ वुल्व्स आ जाते हैं। लेकिन वो एडवेंचरर्स काफी एक्सपीरियंस थे और बड़ी आसानी से उन सबको ठिकाने लगा देते हैं। वो रात को भी वहीं पर रुके हुए थे और साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। वहां पर एलिस देखती है कि रेनॉल्ड्स को चोट लगी हुई थी, तो वो उसे हील करने लगती है। जैसे ही वो उसे हील करने लगती है, वो सारे एडवेंचरर्स उसके आसपास घेरा बना लेते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि हीलिंग मैजिक बहुत ज्यादा रेयर होता है, तो इसीलिए इन्हें छुप कर रहना होता है, क्योंकि किडनैपर्स और काफी सारे लोग हीलर्स के पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए रेनॉल्ड्स और एलिस आबादी से बहुत दूर जाकर रह रहे थे। वहीं खाना ठूसने के बाद एडम थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहता था, और वो इसके लिए आर्थर को बुलाता है, और ताकि उसे चोट ना लगे वो अपने वेपन पर कपड़ा बांध लेता है। वो दोनों ही अपने अपने वेपन्स में माना को इन्फ्यूज करते हैं। वहीं आर्थर ने अपने पैरों में भी माना को इन्फ्यूज किया था, और जैसे ही वो एडम के ऊपर हमला करने वाला था, वो अचानक से उसके सामने से गायब हो जाता है और उसके पीछे पहुंच जाता है। ये अटैक करने के लिए उसके लिए परफेक्ट मौका था, पर उसके प्यारे प्यारे एंकल्स उसके हिसाब से काम नहीं करते और वो फिसल जाता है। इसकी वजह से एडम को उससे बचने का मौका मिल जाता है। इसके बाद वो दोनों फिर से क्लैश करते हैं, पर वो अपने छोटे से शरीर की वजह से हवा में उड़ता हुआ जाता है। ये देखकर एलिस डर जाती है, पर एंजेला अपने विंड मैजिक का यूज करके उसे आराम से नीचे उतार देती है, जिसके बाद सारे लोग उसे डांटने लगते हैं क्योंकि उसने एक छोटे से बच्चे पर इतनी ज्यादा ताकत यूज कर ली। अरे वो बच्चे जैसा कहाँ है, तुमने उसे देखा नहीं? इसके बाद आर्थर के पास जैस्मिन आती है। वो उसकी फाइट को देखकर बहुत इंप्रेस्ड थी और उसे सिखाने को कहती है जो उसने अपने पैरों पे मैजिक यूज किया था। आर्थर इस टेक्निक को सीक्रेट रखना चाहता था क्योंकि उसने इसे अपनी पिछली जिंदगी में मास्टर किया था, पर आर्थर उसके थोपड़े को देखकर समझ जाता है कि जब तक वो उसे नहीं बताएगा वो उसे परेशान करती रहेगी। अगली सुबह वो फिर से अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। वहीं इस सफर के दौरान वो सारे एडवेंचरर्स एक एक करके आर्थर को अपनी चीजें सिखाते हैं। एडम उसे स्पेयर यूज करना सिखाता है, हेलन बो, लेकिन इसके बाद सिखाने की बारी आर्थर की थी। वो जैस्मिन को वही टेक्निक सिखाता है। वो उस टेक्निक को एक ही बार करके सिखाता है और जैस्मिन उसे सीख भी जाती है। अगली सुबह उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जैस्मिन उसे एक नाइफ देती है। इसके कुछ समय बाद फिर से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से कैरेज रुक जाती है क्योंकि उनके कैरेज के बाहर बहुत सारे डाकू आ चुके थे जिन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। उनके सरदार के ऑर्डर देने के बाद सारे डाकू उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, पर वो एडवेंचरर्स काफी ताकतवर थे और बड़ी आसानी से उन सबको हराते जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनकी तादाद हद से ज्यादा थी और लड़ते लड़ते वो सारे एडवेंचरर्स थकने लगे थे। तभी उन डाकुओं का सरदार रेनॉल्ड्स को घायल कर देता है। आर्थर भी उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तुम अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चले जाओ, अभी आपकी तरह लड़ सकता हूँ। तो उसका फादर उससे कहता है कि वो लड़के अपनी माँ को बचाए क्योंकि उसकी पेट में उसका भाई या फिर बहन है और वो एक बड़ा भाई बनने वाला है। जिसके बाद वो अपनी मॉम को लेकर वहाँ से भागने लगता है और रेनॉल्ड उनके लीडर के ऊपर हमला करता है। आर्थर और उसकी मॉम के सामने कुछ डाकू आते हैं, पर बाकी के एडवेंचरर्स उन्हें खत्म कर देते हैं, लेकिन ऊपर खड़ा एक मेज उनके ऊपर हमला कर देता है। आर्थर अपनी मॉम को तो
बचा लेता है, पर उस अटैक की वजह से वो खाई से नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो बिना कुछ किए नीचे नहीं गिरने वाला था, तो वो अपने चाकू को निकालता है जिसमें उसने रस्सी बांधी हुई थी। वो रस्सी उस मेज के पैर में फंसाकर उसे भी अपने साथ नीचे गिरा लेता है। डर और एंजेला अपने मैजिक से उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। उसने अपनी मॉम को बचा लिया था, जो सोचकर वो काफी खुश था। लेकिन जैसे ही उसे याद आता है कि वो बड़ा भाई बनने वाला था और वो उस चीज को कभी महसूस नहीं कर पाएगा, वो रोने लगता है। किसी तरह आर्थर उस नदी से तैरकर बाहर आता है और उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर था। आर्थर उसे देखकर डर जाता है और इससे पहले कि वो बीस्ट कुछ करता, वो उसके ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन वो अपनी एक उंगली को फ्लिक करके उसे एक बॉल की तरह लुढ़कता हुआ पीछे भेज देता है। वो मॉन्स्टर कहती है कि वो बुरी नहीं है और उसकी दोस्त बनना चाहती है, पर उसका थोपड़ा देखकर कोई भी भला दोस्त क्यों बनना चाहेगा। आर्थर को अभी भी काफी ज्यादा चोट लगी थी, तो वो मॉन्स्टर उसे कुछ फल ला कर देती है। कुछ खाओगे तभी तुम्हारी इंजरीज ठीक होंगी। आर्थर जैसे ही हिलने की कोशिश करता है, उसे दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो रो पड़ता है। वो उससे काफी सारे सवाल पूछना चाहता था, पर वो मॉन्स्टर कहती है कि वो खाएगा, उसके बाद ही जवाब मिलेंगे। जिसके बाद वो धड़ाधड़ उन फलों को खाने लगता है। आर्थर सबसे पहले अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है। मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, पर मैंने अपने मैजिक से देखा है कि उन्होंने सभी बैंडिट्स को हरा दिया है और वो वहाँ से जा चुके हैं, और ये 2-3 दिन पहले की बात है। उसके पेरेंट्स सही सलामत थे। ये सुनकर आर्थर खुश हो जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपना नाम उसे बताती है, जो कि सिल्विया था। कुछ समय तक आराम करने के बाद आर्थर की इंजरीज ठीक हो जाती हैं, पर सिल्विया उसे बताती है कि वो अकेले अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। ये केव एल्व्स के फॉरेस्ट के बाहर है और फॉरेस्ट में बहुत सारे मैजिकल बीस्ट और बैंडिट्स हैं, और वो अपनी नन्ही मुन्नी बॉडी से उनसे नहीं बच पाएगा। पर तुम फिक्र मत करो, मैं एक डायमेंशनल रिफ्ट खोल सकती हूँ, जिसके थ्रू तुम सीधा अपने घर पर पहुंच जाओगे, पर उसे चार्ज करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद कई दिनों तक आर्थर वहीं पर रहता है। वो फिर से अपने परिवार को खतरे में नहीं देखना चाहता था, तो वो अकेला ही ट्रेन करने लगता है। और वो सोचता है कि सिल्विया देखने में तो बहुत भयानक है, पर वो बहुत अच्छी है और उसका ख्याल भी रखती है। एक दिन अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो एक पत्थर पर बैठकर अपने माना कोर को ट्रेन करने लगता है। एक छोटे से बच्चे के पास माना कोर है। ये देखकर सिल्विया भी अपने हाथ में बहुत ज्यादा माना को इकट्ठा करती है। ये देखकर आर्थर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो मैजिक को कास्ट करते हुए माना को अपने हाथ में इकट्ठा कर रही थी। अगर वो ये टेक्निक सीख जाता है तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इससे पहले कि सिल्विया उसे सिखाती, वो उससे पूछती है कि वो इस टेक्निक को सीखकर अपनी ताकत से क्या करेगा। आर्थर ने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, पर जब वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स की हालत को याद करता है, वो कहता है कि वो अपनी ताकत का यूज करके उन सभी को खत्म कर देगा जो उसकी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी देखेंगे। लेकिन सिल्विया को ये जवाब पसंद नहीं आता और वो फिर से उसे उंगली मारती है, जिससे आर्थर उड़ता हुआ पीछे जाता है। मैं टेक्निक उसे कभी नहीं सिखा सकती, जिसकी सोच ऐसी हो। पर इसमें गलत क्या है? अपने एनिमीज को मारना तो नेचुरली है ना। वो उसके सर पर अपनी उंगली रखती है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे सर को प्यार से सहला सकती हूँ, या फिर एक फ्लिक में तुम्हारी खोपड़ी खोल सकती हूँ। तुम क्या प्रेफर करोगे? आर्थर ऑब्वियसली पहला ऑप्शन चुनता है। सिल्विया उससे कहती है कि अगर वो अपने अंदर नफरत भर के रखेगा तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी और ये बदले का साइकिल चलता ही जाएगा। वो नहीं चाहते कि आर्थर अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करे, तो वो फिर से पूछती है कि वो अपनी ताकत से क्या करेगा। आर्थर फिर से इसके बारे में सोचता है और इस बार वो अपनी फैमिली के अच्छे लम्हों को याद करता है और जवाब देता है कि वो अपनी पावर से अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और सिल्विया को ये जवाब पसंद आता है। वहीं बाहर सिल्विया जैसा ही एक मॉन्स्टर है जो कि उसे ढूंढता हुआ उसके काफी करीब पहुंच चुका है। उसके बाद पास के सीन में हमें पता लगता है कि आर्थर बस नाम का राजा था। सारी चीजें तो काउंसिल चलाया करते थे, वो बस उनके लिए एक तलवार था और जहां वो इशारा करते थे वो बस उन्हें मार दिया करता था, पर उसे वैसे जीना कभी भी पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ सिल्विया आर्थर को उसी टेक्निक को यूज करना सिखा रही है। आर्थर अपने आसपास के माना को कंडेंस करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक उन्हें इकट्ठा करने के बाद वो उसे अपने शरीर के अंदर डाल देता है, जिससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। वो खुद को पहले से ताकतवर महसूस कर रहा था और वो सिल्विया का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन तभी सिल्विया किसी को आता हुआ महसूस करती है और वो आर्थर को धक्का देकर पत्थरों के पीछे छुपा देती है। वो उन पत्थरों के बीच के छेद में से एक और मॉन्स्टर को देखता है जो कि बिल्कुल सिल्विया जैसा दिख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। सिल्विया, मेरे साथ आओ। लेकिन जैसे ही सिल्विया उसे मना करती है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है। आर्थर जाके उसकी मदद करना चाहता है, पर तभी उसे सिल्विया की आवाज सुनाई देती है। तुम मेरी फिक्र मत करो, वहीं पर छुपे रहो। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लेकिन तभी सिल्विया माना को इकट्ठा करने लगती है और अपने असली फॉर्म को रिवील करती है, जो कि असल में एक ड्रैगन है और वो अपने इस फॉर्म में पहले से ज्यादा पावर यूज कर सकती है। वो उस मॉन्स्टर के ऊपर एक पावरफुल हमला करती है, पर वो उसे ब्लॉक कर लेता है और सिल्विया से कहता है कि वो बेवकूफी कर रही है, क्योंकि वो अपनी इस हालत में ज्यादा देर तक इतनी पावर का यूज नहीं कर पाएगी। सिल्विया इस बात को जानती थी। उसने बड़ी ही लंबी और खुशहाल जिंदगी जी है, तो उसे मरने से कोई डर नहीं है। सिल्विया उसे एक दीवार में दे मारती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी टिका हुआ था और वो काफी सारे अटैक्स लगातार सिल्विया के ऊपर फेंकता रहता है। इन सब हमले की वजह से सिल्विया अब घायल होने लगती है, लेकिन अब उसे आर्थर की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि अब उस मॉन्स्टर के अटैक जहां पर उसने आर्थर को छुपाया था उसके पास जाने लगे हैं। इसके बाद वो अपने एक और हमले
हमले को तैयार करता है और सिल्वी देखती है कि हमला आर्थर को लग जाएगा, तो वो अपनी पावर का यूज करके टाइम को रोक देती है, जिसके बाद वो आर्थर को वहां से बाहर बुलाती है। आर्थर उससे कई सारे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन सिल्विया ज्यादा देर तक टाइम को नहीं रोक सकती, तो वो एक पोर्टल ओपन करती है, पर क्योंकि वो उसे पूरी तरह से चार्ज नहीं कर पाई तो आर्थर इसके थ्रू फॉरेस्ट के बाहर नहीं जा पाएगा। इसके बाद सिल्विया उसे एक एग और फेदर देती है। इस एग को उस फेदर में लपेट के रखना। और जाने से पहले फाइनल गिफ्ट के तौर पर वो अपनी विल को आर्थर के हाथों पर इम्प्रिंट कर देती है। आर्थर उससे पूछता है कि ये सब है क्या, पर सिल्विया उससे कहती है कि समय आने पर उसे सब समझ आ जाएगा। मुझे माफ करना, मैं शुरू से ही तुम्हें घर भेज सकती थी, पर तुम्हारे साथ मुझे रहना पसंद था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं भेजा और मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ गई। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपके साथ बहुत समय बिताया है और आप मेरी फैमिली जैसे हो। आपने मेरा ध्यान वैसे ही रखा है जैसे एक माँ रखती है। तुम्हारी तो एक माँ पहले से ही है। तो आप मेरी ग्रैंड माँ हुई। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और आर्थर से फिर से उसे ग्रैंड माँ बुलाने को कहती है, तो आर्थर फिर से उसे ग्रैंड माँ बुलाता है। इसके बाद आर्थर पोर्टल के थ्रू जाने लगता है, लेकिन तभी वो मुड़ के सिल्विया की मदद करने आने लगता है, पर तभी वो पोर्टल बंद हो जाता है, जिसके बाद टाइम फिर से रिज्यूम होता है और वो अटैक जाकर सिल्विया को लगता है। सिल्विया जमीन पर पड़ी हुई थी और वो मॉन्स्टर काम खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है सिल्विया अपना आखिरी हमला उसके ऊपर करती है। उस हमले की वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आर्थर जब पोर्टल के थ्रू जा रहा था उसे सिल्विया की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें अपनी पावर्स को कैसे यूज करना है। आर्थर को याद था, लेकिन जो हुआ उसके बारे में सोचकर आर्थर दुखी था। दुनिया दुखों से भरी हुई है, तो ऐसी चीजें होती ही रहेंगी, इसलिए तुम्हें इसे बदलना होगा। मैं अकेला भला ये सब कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें एक ही बार दुनिया थोड़ी ना बदलनी है, धीरे धीरे करके तुम ऐसा कर ही सकते हो। वैसे भी ये पहली बार तो होगा नहीं जो तुम पूरी दुनिया पर राज करोगे। तुमने पहले जैसे जिंदगी जी थी वो सही नहीं थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार तुम खुद को नफरत से भरने नहीं दोगे। इसके बाद आर्थर की आंखें एक जंगल में खुलती हैं और वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो सिल्विया की रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करेगा। आर्थर अपनी स्किल्स को यूज करते हुए जंगल के थ्रू जाने लगता है। तभी उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और वहां जाने पर उसे कुछ बैंडिट्स दिखते हैं जो कि एक लड़की को किडनैप कर रहे थे ताकि वो उसे एक स्लेव के तौर पर बेच सकें। वो उस एल्फ को कैरेज में डालकर वहां से जाने लगते हैं। आर्थर को याद आता है कि जिन बैंडिट्स ने उन्हें घेरा था वो भी औरतों और बच्चों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे ताकि वो उन्हें स्लेव की तरह बेच सकें। ये सोचकर आर्थर गुस्से से भर जाता है, पर वो किसी तरह खुद को शांत करता है और उनकी कैरेज का पीछा करने लगता है। शाम के वक्त वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन आर्थर उस वक्त उन पर अटैक नहीं करता। वो अंधेरे का वेट करता है। जब रात हो जाती है आर्थर उन सभी को खत्म करने की तैयारी करता है। सबसे पहले वो छोटे पत्थरों को फेंक कर उन वुल्स का ध्यान भटकाता है। वुल्स की चीख से परेशान होकर एक बंदा उन्हें शांत कराने जाता है, लेकिन जब वो शांत नहीं होते वो उन्हें मारने लगता है। तभी उसके पीछे आर्थर आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। जब उसका साथी उसकी मदद करने आता है वो पहले बंदे का चाकू लेकर उसकी गर्दन को काट देता है। इसके बाद बाहर बस एक और बैंडेड बचा था। जब वो उसके ऊपर हमला करने आता है वो उसके पैर पर अटैक करता है। ये सारा शोर शराबा सुनकर उनका बॉस भी कैरेज में से बाहर आता है। ये एक मेज है, इससे बचकर रहना। अरे वाह, पैसा मेरे पास चलकर आ रहा है। वो अच्छे खासे प्रोडक्ट को तोड़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए वो तलवार रखकर मैजिक का यूज करने लगता है। आर्थर बॉस से लड़ने लगता है, लेकिन बाकियों के मुकाबले उसका फाइटिंग में एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा था। वो उसी रस्सी और धागे का यूज करके उसे हराने की कोशिश करता है, पर ये ट्रिक भी बॉस पर काम नहीं आती और वो उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद वो आर्थर को उसके पैरों से उठाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी आर्थर अपने फायर मैजिक से उसके पैर के ऊपर हमला करता है और जब वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था आर्थर अपनी नाइफ को उसके सर के अंदर घुसा देता है और अब सिर्फ वहाँ पर एक ही जिंदा बैंडेड बचा था और उसे मारने के बाद वो उस एल्फ के पास जाता है। उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, तो उसे कुछ नहीं पता है कि बाहर हुआ क्या है। वो उसकी पट्टी को हटाकर उसे बताता है कि अब वो सेफ है। इस लड़की का नाम टेशिया है। वो उसकी कैरेज से बाहर आने में मदद करता है, जिस दौरान वो उसके हाथ पर लगी चोट को देखती है। अरे हाँ, नॉर्मल बच्चों के लिए ये थोड़ा भयानक होगा और उसे बाकी के शौक से बचाने के लिए वो उनकी डेड बॉडीज को छुपा देता है। टेसिया उससे पूछती है कि जिन्होंने उसे किडनैप किया था उनका क्या हुआ। अब मैं इसे ये तो नहीं बता सकता कि मैंने उन्हें मार दिया, असल में उनका एक एक्सीडेंट हो गया था और तुम फिक्र मत करो, वो दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद आर्थर अपने रास्ते निकलने लगता है, लेकिन टेशिया काफी डरी हुई थी और वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वो उसके साथ चले। अगर उसने उसे यहाँ पर अकेले छोड़ दिया उसे क्या पता जानवर खा जाए या फिर भूत। बात तो ये सही कह रही है, इससे मैं अकेला तो नहीं छोड़ सकता। इसके बाद आर्थर उन वुल्स की तरफ देखता है। वो उन्हें जान से मारने के बारे में सोच रहा था, पर टेशिया कहती है कि उसे उन्हें आजाद कर देना चाहिए और इससे पहले कि आर्थर उसे रोक सकता वो उनके गले के पट्टों को खोलने लगती है। आर्थर को लग रहा था कि वो उसके ऊपर हमला कर देंगे, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। कुछ समय तक सफर करने के बाद वो रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं जहां वो उसे कुछ खाने के लिए बना कर देता है, पर वो उसे जमी घटिया लग रहा था। इसके बाद टेशिया उससे पूछती है कि वो इस जंगल में कर क्या रहा है, तो आर्थर उसे बताता है कि वो अपनी फैमिली से बिछड़ गया था और यहाँ पर खो गया है। इसके बाद वो फिर से अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं जहाँ टेशिया उसे बताती
बताती है कि उसके पेरेंट्स काफी बिजी रहते हैं, तो वो अपना ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ बिताती है। वहीं रास्ते में आर्थर महसूस करता है कि जिन वुल्व्स को उन्होंने फ्री किया था वो उनका पीछा कर रहे हैं। मुझे पता था, मुझे उन्हें मार ही देना चाहिए था। रात में रहने के लिए आर्थर टेशिया के लिए एक टेंट बना देता है और खुद बाहर गार्ड की तरह खड़ा रहता है ताकि अगर वो वुल्व्स उनके ऊपर हमला करने आए तो वो उन्हें बचा सके। लेकिन थोड़ी देर बाद टेशिया अपना सर बाहर निकालती है और आर्थर को अंदर सोने के लिए बुलाने लगती है। आर्थर कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही है तो वो जाकर सो सकती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी इसलिए वो उसे अंदर बुलाने लगती है। आखिरकार आर्थर को अंदर जाना ही पड़ता है जहाँ वो साइड में बैठा हुआ था। टेशिया कहती है कि वो इंसानों पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्होंने सुना है वो बहुत ज्यादा ठरकी होते हैं और 3-4 बीवियां रखते हैं। हाँ, तुम्हें ये सब किसने सिखाया? हर इंसान थोड़ा ऐसा होता है, बीच बीच में होते हैं। वो बोल ही रहा था, उसी दौरान टेशिया सो जाती है और थोड़ी देर में आर्थर भी सो जाता है और सुबह उठने के बाद वो फिर से निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते में आर्थर का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि हर चीज के लिए उसे उसकी मदद करनी पड़ती है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी छाती में दर्द होने लगता है। टेशिया को लगता है कि ये थकावट की वजह से हो रहा है और वो उसके लिए कुछ जड़ी बूटी ढूंढने निकल जाती है। आर्थर जब रेस्ट कर रहा था वहाँ पर वही वुल्फ आ जाता है। उसे देखकर आर्थर डर जाता है, लेकिन वो वुल्फ उसके लिए एक शिकार लेकर आया था जिसे रखकर वो वहाँ से चला जाता है। इस दौरान टेशिया भी सब कुछ देख लेती है और वो कहती है कि उन्होंने उसकी मदद की थी इसलिए वो उनकी मदद कर रहा है। इसके बाद रात को वो उसे पकाकर खाने लगते हैं जो कि उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। वहीं टेशिया कुछ मशरूम भी लेकर आई थी जो कि खाने में बड़े टेस्टी होते हैं, लेकिन जब आर्थर उसे खाता है उसका पेट खराब हो जाता है और उसे बार बार झाड़ियों में जाकर हल्का होना पड़ता है। इसके बाद रात को टेशिया बक बक करती ही जाती है, लेकिन आर्थर बहुत ज्यादा थक चुका था जिसकी वजह से वो सो जाता है। अगले दिन वो फिर से अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं, लेकिन आर्थर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। रास्ते में टेशिया उससे पूछती है, फ्रेंड्स एक दूसरे को निकनेम से बुलाते हैं, तो क्या मैं तुम्हें आर्थर की जगह आर्ट बुला सकती हूँ? इसके बाद वो चलते चलते एक पेड़ के पास आते हैं जिसके बीच में से रोशनी आ रही थी। वो एक पोर्टल था जो कि टेशिया की कंट्री की तरफ जाता है। उसके थ्रू वो दोनों वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचते ही कुछ सैनिक आर्थर को पकड़ लेते हैं और उसे मारने वाले थे। आर्थर टेशिया से मदद मांगने लगता है, लेकिन वो चुपचाप खड़ी थी। उसे ऐसा देखकर आर्थर हैरान हो जाता है। उन सोल्जर्स का कमांडर उन्हें ऑर्डर देता है कि वो उसे यहीं पर जान से मार दें और टेशिया अभी भी कुछ भी नहीं बोल रही थी और वो पछताने लगता है कि उसने उस पर भरोसा कैसे कर लिया, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में भी उसने कई धोखे खाए हैं। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने वाले थे टेशिया उसके सामने आ जाती है। इसने कुछ भी नहीं किया है, इसने तो मेरी जान बचाई है। पर सोल्जर्स का लीडर कहता है कि उसे ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तभी वहाँ एक पोर्टल खुलता है और टेशिया के ग्रैंडफादर वहाँ पर आ जाते हैं। इसने हमारी प्रिंसेस को बचाया है और तुम इसे ही मारना चाहते हो। तभी आर्थर को सदमा लगता है क्योंकि वो नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि इस किंगडम की प्रिंसेस है जो कि किसी वजह से उसने बताना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद टेशिया के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ टेशिया की मदर तो उसे गले लगाती है, पर उसका बाप थोड़ा दिमाग से पैदल है और वो आर्थर को मारने का ऑर्डर देने लगता है। जिसके बाद टेशिया के दादाजी सारी सिचुएशन उसे समझाते हैं और टेशिया भी कहती है कि उसी ने उसकी जान बचाई है और उन्हें उसकी खातिरदारी करनी चाहिए। इससे पहले उसका फादर मना कर सकता। वो आर्थर का हाथ पकड़कर अपने कासिल की तरफ ले जाने लगती है और आर्थर को बहुत सारे स्नैक्स का लालच देती है जो कि किसी बच्चे पर काम करता, पर देखा जाए तो अभी वो बच्चा ही है। उसका फादर उसे रोकने की कोशिश करता है पर टेशिया उसके ऊपर भड़क जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। विलेज के थ्रू होता हुआ वो उसके कासिल की तरफ जाने लगता है जहाँ पर सभी लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे थे, पर क्योंकि वो एक प्रिंसेस के साथ था कोई भी कुछ नहीं कहता। लेकिन अभी भी आर्थर सोच रहा था कि वो रिएक्शन आखिर था क्या, और रास्ते में फिर से उसकी छाती में दर्द होने लगता है। कासल में पहुंचने पर उससे सामने बहुत सारी मेड्स दिखती हैं जो कि आर्थर को देखकर थोड़ा डर सा जाती हैं, पर टेसिया उन्हें समझाती है कि आर्थर बहुत अच्छा इंसान है और वो उसकी जमकर खातिरदारी करे। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हम खेलें या फिर खाना खाएं? लेकिन आर्थर में थोड़ा बहुत दिमाग था तो वो कहता है कि उसे पहले उनके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। इसके बाद उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन टेशिया ने ऐसे खाने मंगाए थे कि वो रॉयल मीटिंग कम और बच्चों की टी पार्टी ज्यादा लग रही थी। इसके बाद उसके पेरेंट्स और दादाजी आर्थर को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आर्थर भी अपने घुटनों पर आकर बड़े ही तहजीब से उन्हें ग्रीट करता है। वो उन्हें बता देता है कि कुछ डाकुओं के हमले की वजह से वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है और ये भी बताता है कि कैसे कुछ लोग टेशिया को किडनैप करके स्लेव्स की तरह बेचने वाले थे और उसके बाद क्या क्या हुआ वो सारी चीजें। ये सुनकर किंग इंसानों को गालियां देने लगता है, पर आर्थर उन्हें समझाता है कि स्लेव ट्रेडर्स उनका प्रोफेशन है और वो सिर्फ एल्व्स को नहीं इंसानों को भी नहीं छोड़ते। तुम तो एक बच्चे हो ना, तो तुमने टेशिया को कैसे बचाया? मैं भले ही एक बच्चा हूँ पर मैं एक मेज हूँ, मैंने उनसे लड़कर उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन ये सुनकर गार्ड्स को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो कहते हैं कि ये टिंगू झूठ बोल रहा है। अगर तुम्हारा हाथ फिर से तुम्हारी तलवार पर गया तो तुम सड़क पर नंगे फिरोगे। इसके बाद आर्थर उनसे अपने विलेज वापस जाने के लिए मदद मांगता है। ये सुनकर किंग भड़क जाता है, वो भला किसी इंसान की मदद क्यों करेगा। लेकिन जब टेशिया उसे घूर कर देखती है वो डर कर मान जाता है। लेकिन जो उनका पोर्टल है वो 7 साल में सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है और क्योंकि वो अभी 2 साल पहले ही यूज हुआ है वो 5 साल बाद उसे ओपन कर पाएंगे। लेकिन किंग उसकी सिचुएशन को समझ जाता है और कहता है कि वो अपने कुछ सोल्जर्स को उसे छोड़ने के लिए भेज देगा
दिया। इसके बाद वो नहा रहा था, जहाँ पर फिर से उसकी छाती में दर्द होने लगता है। वो थोड़ी ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर आता है, जहाँ ऊपर देखने पर उसे टेशिया अपने पेरेंट्स के साथ दिखती है और वो सोचता है कि जब वो अपने पेरेंट्स से मिलेगा वो उसे कैसे ट्रीट करेंगे। जब टेशिया नीचे आर्थर को देखती है, वो दौड़ती हुई उसके पास आती है और उसके पूछने पर आर्थर उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि उसके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, क्या वो उसे दोबारा देखकर खुश होंगे। लेकिन तभी टेशिया उसके गाल को पकड़ लेती है और वो उसे बताती है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को देखकर खुशी होते हैं। तभी वहाँ पर वही चमकने वाली चीजें आ जाती हैं। ये एक तरह के फ्लावर्स हैं जो कि टेशिया को बहुत पसंद है। तभी टेशिया के ऊपर अटैक होता है, जिसे आर्थर ब्लॉक कर देता है और जिसने ये हमला किया था वो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, पर तभी उसे पता लगता है कि वो उसका दादाजी है। आप अपनी ही पोती पर हमला क्यों कर रहे हैं? तुम इसे अटैक कर रहे हो, इससे भला कौन मरेगा। और आर्थर अपने हाथ में देखता है कि ये वही फ्लावर्स हैं। तुम्हारा रिस्पॉन्स काफी अच्छा था, यानी उन ट्रेडर्स को तो तुमने ही मारा है। वो टेशिया को साइड में रख देता है और अपने मैजिक से तलवार बनाकर वो आर्थर को देता है, क्योंकि वो उसके साथ स्पार करना चाहता था। इसके बाद वो दोनों ही लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आर्थर को एक ओपनिंग मिलती है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वेरियन उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से एक टुकड़ा टेशिया की तरफ जाने लगता है। तो आर्थर अपनी बची हुई तलवार को उसकी तरफ फेंकता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करते हुए वेरियन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वेरियन भी अपने माना का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन आर्थर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था, तो जब वेरियन उसे पीछे धक्का देता है, वो वापस से उसके ऊपर अटैक करने जाता है और फाइनली उसके माथे पर एक हिट लैंड करता है। तुमने असल में मुझ पर एक हिट लैंड कर दिया, तुम सच में कमाल के हो। आ जाओ एक और मैच करें। लेकिन तभी टेशिया उसके पीछे जोर की चूठी काटती है और उसे कहती है कि वो आर्थर को परेशान करना बंद करे। आर्थर कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है और वो आर्थर को अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है। मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स का हाल क्या है और वो मेरी सिचुएशन के बारे में भी कुछ नहीं जानते, तो बिना मैं उन्हें बताए कुछ नहीं करने वाला। तो अभी आर्थर की चेस्ट में पेन होने लगता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। तुम जानते हो ये दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हें बीस्ट विल मिली है और अगर तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बने तो इसकी वजह से तुम मारे जाओगे। इसके बाद आर्थर किसी अंधेरी सी जगह पर था, जहाँ उसकी चेस्ट में फिर से दर्द होने लगता है और उसके अंदर से एक धुएं से बना हुआ मॉन्स्टर बाहर आता है। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसके सामने टेसिया थी और वो समझ जाता है कि वो सब कुछ बस एक सपना था। टेसिया उससे बताती है कि ग्रैंडपा उसका इंतजार कर रहे हैं। टेसिया उससे पूछती है कि क्या वो सच में यहाँ रहने वाला है। अभी मुझे नहीं पता, जब हम ट्रिप से वापस आएंगे मैं तब बताऊंगा। राजकुमारी जी। ये सुनकर टेसिया चिढ़ जाती है और उससे कहती है कि वो उसके नाम से बुलाए। दूसरी तरफ आल्डवेन वेरियन से कह रहा था कि आर्थर एक इंसान है और उसकी यहाँ पर कोई जगह नहीं है और ये उनके ट्रेडिशंस के खिलाफ है, पर वेरियन कहता है कि वो लड़का उसे पसंद है, इसलिए वो उसे यहाँ पर रखना चाहता है। इसके बाद वो कैरेज में बैठकर वेरियन के किसी सीक्रेट दोस्त से मिलने जा रहे थे, जहाँ रास्ते में ही टेसिया उसके कंधे पर सो जाती है। वेरियन उससे कहता है कि वो एक प्रिंसेस है, तो जो भी उसके आसपास के लोग हैं वो सब उससे अच्छा बनने के लिए झूठ बोलते रहते हैं, इसलिए वो उसके साथ इतनी क्लोज है। और आर्थर समझ जाता है कि इसीलिए उसने उसे राजकुमारी बुलाने से मना किया था। इसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ वेरियन सीधा गेट पर जाकर लात मारता है, जिसके बाद अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। वेरियन बताता है कि ये उसकी पुरानी दोस्त है और इसका नाम रीनिया है। ये एक सोर्सरर है और इसके पास कई सारी यूनिक स्किल्स भी हैं। यूनिक स्किल्स यानी ऐसे स्पेल्स जो कि नॉर्मल 4 एलिमेंट्स में नहीं आते, बिल्कुल मेरी मॉम की तरह। अंदर जाने के बाद रीनिया उसे घूरने लगती है। तुम तो एक स्पेशल चाइल्ड हो, तुम में कुछ तो अलग है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ। तुम्हारा फ्यूचर और पास्ट भी मुझे टुकड़ों में ही दिख रहा है। मैं यहाँ पर किसी प्रोफेसी के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करना चाहता हूँ। वो आर्थर के सामने एक पानी का टब रखती है और उससे कहती है कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता रहे। कुछ देर कंसंट्रेट करने के बाद वो अपने पेरेंट्स को देख पा रहा था, जो कि खाने के टेबल पर बैठे थे, पर तभी उन्हें आर्थर की याद आने लगती है और वो दुखी हो जाते हैं। और आज आर्थर का बर्थडे भी है। आर्थर जब खाई में गिर गया था वो काफी ज्यादा दुखी थे, पर क्योंकि उसे बचाने का कोई तरीका नहीं था, वो हार मानकर शहर में चले जाते हैं, जहाँ रेनॉल्ड इतना दुखी था कि वो लगभग एक नशेड़ी बन जाता है। पर उसे अभी भी अपने आने वाले बच्चे और बीवी का ध्यान रखना था, जिसके बाद उसे एक जॉब मिल जाती है और कुछ समय के अंदर ही उसने रहने के लिए एक नया घर भी ले लिया था। तभी उन दोनों को आर्थर की आवाज सुनाई देती है। वो उन्हें बताता है कि वो ठीक है और अभी एल्फ्स के किंगडम में एक स्पेशल मैजिक के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर रहा है। मैं आपके पास जल्दी से जल्दी आना चाहता हूँ, पर मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ है जिसकी मुझे ट्रीटमेंट करानी होगी। ये कुछ सीरियस नहीं है और जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा आपके पास वापस आ जाऊंगा। और मैंने जो किया आप उसके लिए खुद को ब्लेम मत कीजिए। अगर मैं मर भी गया होता तो मैं दोबारा फिर से वही करता। इस मैजिक कॉल के कट होने के बाद आर्थर वेरियन से कहता है कि वो उसे अपना स्टूडेंट बना ले। इसके बाद टेशिया फिर से अपने फादर पर भड़क रही थी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, उसने मेरी 2 बार जान बचाई है। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सबको लगेगा कि एल्फ्स बुरे होते हैं। तुम्हारी बेटी सही कह रही है। आर्थर मेरे अंडर ट्रेन करेगा और अगर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। जिसके बाद एल्डविन मान जाता है और वो आर्थर के पास जाकर अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद टेसिया उसे बाहर ले जाती है ताकि वो साथ में खेल सके और उसे टाउन के अंदर घुमाने लगती है। वो रास्ते में जा ही रहे थे तभी एक बच्चा उससे टकरा जाता
जाता है छी, एक इंसान से टकरा के मेरे ऊपर इंसान के कीड़े लग गए। और उसके साथ जो बाकी के बच्चे थे वो भी उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। वहीं आर्थर बेचारा कंफ्यूज था कि उसने आखिर किया क्या है। टेसिया उससे कहती है कि वो उन सबको इग्नोर करे और उसे ले जाने लगती है, पर तभी वो उसे रोक देता है। अगर आप इसके साथ जाएंगी तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, अब मुझे मौका दीजिए। फ्रिरिथ नोबिलिटी का एक मेंबर है और वो खुद को बहुत ही ऊंचा मानता है, तो आर्थर उसका थोड़ा मजाक उड़ाने का सोचता है और ऐसा दिखाता है जैसे उससे मिलकर उसे बहुत खुशी हुई, पर उसका नाम जानबूझ के गलत प्रोनाउंस करता है। इसकी वजह से फेरिथ उसके ऊपर भड़क जाता है, तो आर्थर कहता है कि ये गलती से उससे प्रोनाउंस हो गया, अगली बार जब वो मिलेंगे वो उसका सही नाम लेगा और टेशिया के साथ जाने लगता है। लेकिन फेरिथ बिगड़ा हुआ तो था पर गधा नहीं, और वो समझ जाता है कि वो जानबूझ के उसका मजाक उड़ा रहा है और वो आर्थर को एक डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। तुम पागल हो गए हो? आर्थर वेरियन का स्टूडेंट है जो कि किंगडम में सबसे ताकतवर है, तुम ऐसे के स्टूडेंट को चैलेंज कर रहे हो? तुम्हें सच में लगता है मैं किसी ह्यूमन से हारूंगा? जिसके बाद आर्थर को भी उसके डुएल को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। फेरिथ पूरे आत्मविश्वास के साथ आर्थर की तरफ बढ़ने लगता है, पर बेचारे का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। आर्थर बस उसे एक मुक्का मारकर सीधा जमीन पर गिरा देता है और अब क्योंकि डुएल खत्म हो गया था, टेशिया आर्थर को लेकर वहां से जाने लगती है, जिसके बाद वो सारा दिन साथ में ही बताते हैं और टेशिया उसे अलग अलग जगह पर लेकर जाती है। और सारी जगह पर घूमने के बाद वो एक बैल्कनी में खड़े थे। टेशिया उससे पूछती है कि उसकी ट्रेनिंग कब से शुरू होने वाली है। कल सुबह से, लेकिन आर्थर कुछ सोचने में बिजी था। फ्लैशबैक में वेरियन आर्थर को बता रहा था कि उसकी ट्रेनिंग बहुत खतरनाक होने वाली है। उसकी ट्रेनिंग ऐसी होगी जैसे उसके शरीर को पानी में उबाला जा रहा हो और उससे इस चीज से कई सालों तक हर रोज गुजरना होगा, वो भी बिना अपनी फैमिली के सपोर्ट के। तो वेरियन जानना चाहता था कि क्या वो इस ट्रेनिंग के लिए रेडी है, जिस पे वो हाँ में सर हिलाता है। आगे टेशिया आर्थर को उठाने आती है, पर वो इतनी नींद में था कि वो कुछ सुनता ही नहीं, तो वो अपने माना का उसके ऊपर यूज करती है, जिसकी वजह से दर्द में वो उठ जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों ही पहले से बड़े हो गए हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में ट्रेनिंग करने लगते हैं और वेरियन उन्हें देख रहा था और उसे लगता है कि वो दोनों अगले स्टेप के लिए रेडी है। वो उन्हें बताता है कि एक बार मेज अपनी माना कोर को स्टेबलाइज कर ले, उसे 4 में से एक मैजिकल एलिमेंट मिल जाता है। जो एलिमेंट एक मेज को मिलता है वो उसके रेस पर काफी हद तक डिपेंड करता है। जैसे ज्यादातर एल्फ को विंड एलिमेंट मिलता है, वहीं ड्वार्फ्स को अर्थ और फायर एट्रीब्यूट ज्यादा मिलता है, लेकिन ह्यूमंस चारों एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। जो सुनकर आर्थर हैरान हो जाता है, पर वेरियन उसे बताता है कि वो उनमें से किसी एक एलिमेंट को ही पिक कर पाएगा। टेशिया उससे पूछती है कि फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान आर्थर माना की यूज क्यों नहीं कर रहा था, तो वेरियन उसे बताता है क्योंकि आर्थर बहुत कमजोर है। उसके माना कोर में एक बीस्ट विल है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी और माना कोर में बैलेंस नहीं बन पाता और इसी वजह से उसे इतना दर्द होता है। हमें पता चलता है कि जब कोई एल्फ 10 की उम्र में माना कोर को अवेकन करता है उसे जीनियस माना जाता है, लेकिन टेशिया का कोर 9 साल की उम्र में ही अवेकन हो गया और उसके बाद से ही उसने आर्थर के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। आगे वेरियन आर्थर से कहता है कि उसके बीस्ट विल को अवेकन करने का समय हो चुका है और अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो उसे दर्द भी नहीं होगा और वो एक बीस्ट टेमर बन जाएगा। उसके बीस्ट विल को एक्टिवेट करने के लिए वेरियन अपना माना उसके अंदर ट्रांसफर करने लगता है, लेकिन तभी उसके शरीर से एक तेज रोशनी बाहर आती है, जिसकी वजह से वेरियन और टेसिया दोनों ही पीछे चले जाते हैं। वो लोग कंफ्यूज थे कि यहाँ पर हुआ क्या, जिसके बाद आर्थर भी बेहोश हो जाता है। आगे उसे कासल में होश आता है और वेरियन उसके बीस्ट विल के बारे में पूछता है, तो आर्थर उसे बताता है कि ये उसे एक ड्रैगन से मिला था। ये सुन के वेरियन हैरान हो जाता है और वो आर्थर से कहता है कि ये बात वो किसी को भी ना बताए, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। और अब क्योंकि 3 किंगडम्स का एक कल्चरल एक्सचेंज फेस्टिवल होने वाला है, तो वो 4 महीने के अंदर अपने घर वापस जा सकता है। ये सुन के वो खुश तो था, लेकिन उसे थोड़ा दुख भी होता है। वहीं जब टेशिया को इस बात का पता चलता है, वो भी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि 2 साल तक आर्थर कहीं नहीं जाने वाला। उसी रात को जब आर्थर सोने वाला था, सिल्विया का एग अचानक से ही टूटने लगता है और उसके अंदर से एक प्यारा सा बेबी ड्रैगन बाहर आता है। आर्थर को भी वो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो उसे काट लेता है। इसकी वजह से उसके हाथ पर एक निशान आ जाता है और वो उस ड्रैगन की आवाज अपने दिमाग में सुन पा रहा था। उसे पता लगता है कि वो ड्रैगन उसके दिमाग में बात कर सकती थी और वो उसका नाम सिल्वी रखता है और उससे कहता है कि वो उसे अब से अपना पप्पा समझे। अगली सुबह टेशिया आर्थर को उठाने जाती है, लेकिन सिल्वी को देखकर वो जोर से चिल्ला उठती है, जिसकी वजह से डर के मारे आर्थर भी उठ जाता है। पर वो देखता है कि टेशिया डर के मारे नहीं, बल्कि इसलिए चिल्लाई थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी है। इसके बाद वो अपनी ट्रेनिंग के लिए वेरियन के पास जाने लगते हैं। वहीं रास्ते में टेशिया लाख कोशिश करती रहती है कि सिल्वी उसके पास आ जाए, लेकिन वो नहीं जाती। वहीं जब वेरियन सिल्वी को देखता है, उसकी भी आगे फटी की फटी रह जाती है, पर यह देखकर वो समझ जाता है कि आर्थर की बीस्ट विल के पूरी तरह से एसिमिलेशन होने के बाद ही वो एग हैच हुआ होगा। और वो आर्थर से कहता है कि वो सबको यही बताए कि एक रेयर माना बीस्ट है, कोई ड्रैगन नहीं। वेरियन कहता है कि वो एक बीस्ट टेमर की तरह अवेकन हुआ है, तो उसे अपना बीस्ट और माना कोर दोनों को ही ट्रेन करना होगा और ऐसा करने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही है, वो है असली फाइट। वेरियन डार्क एनर्जी से खुद को घेर लेता है और एक अजीब से ही मॉन्स्टर में बदल जाता है और आर्थर से कहता है कि अब उनकी ट्रेनिंग को शुरू करने का समय हो चुका है, लेकिन वो वेरियन की मूवमेंट्स को फॉलो ही नहीं कर पा रहा था, तो वो हार मान लेता है। अब बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे हैं। वेरियन अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है। आर्थर कहता है कि जब वो उस शैडो फॉर्म में थे, वो उसकी प्रेजेंस को भी सेंस नहीं कर पा रहा था, तो वेरियन बताता है कि ऐसा
इसलिए था क्योंकि वो मैजिक से साउंड और विंड को कंट्रोल कर रहे थे। इसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि आर्थर ने अपने बीस्ट विल को मास्टर कर लिया है और अब वो उसकी पावर्स का यूज कर सकता है और साथ ही उसकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उसकी माना कोर का दर्द अब उसे परेशान नहीं करता। इसके बाद वो टेशिया के साथ मार्केट में घूम रहा था जहाँ फेरित फिर से उससे टकरा जाता है, लेकिन आर्थर को वो जरा भी याद नहीं था, जो देखकर फेरित गुस्सा हो जाता है और उसे याद दिलाता है कि वो पिछली बार कैसे मिले थे और वो उसे फिर से एक डुएल के लिए चैलेंज कर देता है। पर जैसा कि पहले बार हुआ था, इस बार भी वो बड़ी ही आसानी से हार जाता है, जो देखकर उसके दोनों ही दोस्त उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। टेसिया आर्थर को उसके बारे में बताती है और फाइनली उसे याद आ जाता है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और फेरित के दोस्त कहते हैं कि वो हमेशा से ही आर्थर का दोस्त बनना चाहता था, क्या तुम लोग भी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लोगे? तो वो उसे बताते हैं कि सभी नोबल्स को इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, पर फेरित को लगता है कि टेशिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि वो बेवकूफ है और क्या पता फिर से गुम हो जाए। ये सुन के टेशिया उसे मुक्का मार देती है। ये देख के आर्थर टेशिया को दूर लेकर जाता है और वो उसे समझाता है कि वो अपने ही लोगों के ऊपर ऐसे हमला नहीं कर सकती, पर टेशिया रोते हुए कहती है कि वो जल्द ही जाने वाला है और अब वो उसके बाप जैसी एक्टिंग क्यों कर रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात को टेशिया अपने रूम में रो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है और वो उसे अपने साथ जंगलों में चलने को कहता है। जाते हुए टेशिया कहती है कि उन्हें यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। रास्ते में उन्हें वो हाउंड्स भी दिखते हैं जिनकी उन्होंने जान बचाई थी। इसके बाद वो एक कैंप फायर लगाकर बैठकर बातें करने लगते हैं। टेशिया कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन इससे पहले कि आर्थर कुछ कहता वो सो जाती है। अगले दिन आर्थर अपने जाने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले वीरेन उसे एक कंपास देता है और कहता है कि वो इसकी मदद से एलेनोर में वापस आ सकता है, पर रात में ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। आपको पता लग गया? हाँ सॉरी। इसके बाद जब आर्थर जाने वाला था तभी वहाँ पर टेशिया भागी हुई आती है और उससे कहती है कि वो अपना ध्यान रखे, और जाने से पहले आर्थर उसे गले लगाता है और कहता है कि वो उसे बहुत मिस करेगा। इस रोने धोने के बाद आर्थर जायरस सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ जब वो अपने घर पर पहुंचता है उसकी बहन दरवाजा खोलती है जिसका नाम एलेनोर है। उसके पेरेंट्स उसे देखकर हैरान थे, जिसके बाद वो उसे गले लगा लेते हैं, लेकिन एलेनोर अभी भी कंफ्यूज थी और उनसे पूछती है कि आखिर ये है कौन। तो एलिस उसे बताती है कि ये उसका बड़ा भाई है। आगे उनसे अलग होने के बाद जो घटा था वो उन्हें सारी चीजें बता देता है, लेकिन सिल्विया के बारे में वो उन्हें कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है कि उसके बारे में जानने से भी उनकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। और सिल्वी के बारे में बताता है कि उसे ये बीस्ट एक मानव बीस्ट के केव में मिला था, वहाँ पर उसकी माँ की मौत हो रही थी तो उसने इसे अडॉप्ट कर लिया। आगे आर्थर अपने फादर से उनकी जॉब के बारे में पूछता है। मैं ऑक्शन हाउस में सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरा माना कोर 2 साल पहले डीप ऑरेंज कलर में पहुंच गया था। इसके बाद हमें माना कोर के कलर के बारे में पता लगता है, जो कि डार्क कलर से लाइट की तरफ जाते हैं और ब्राइट कलर्स डार्कर कलर से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आर्थर तुम्हारा स्टेज कौन सा है? मैं लाइट रेड पर हूँ। ये सुन के उसका पप्पा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका बेटा जल्द ही उससे आगे निकल जाएगा और वो उससे कहता है कि उन्हें गार्डन में स्पार करना चाहिए। तभी उसका बॉस विंस्टन हेल्स्टिया वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उससे आर्थर के बारे में पूछता है, तो आर्थर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। विंसेंट की बेटी लिलिया को सिल्वी बड़ी प्यारी लगती है। इसके बाद रे उसे बताता है कि वो लोग स्पार करने के लिए बाहर जा रहे हैं और विंसेंट को यकीन नहीं होता कि आर्थर का माना कोर ब्राइट रेड है क्योंकि वो सिर्फ 8 साल का है, क्योंकि जायरस एकेडमी में जिन्हें जीनियस कहा जाता है वो भी 11 साल की उम्र तक मुश्किल से डार्क रेड तक पहुंच पाते हैं। मैं अपने माना कोर को ढंग से ट्रेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा सारा फोकस सिल्विया की बीस्ट विल पर था। उसकी अपने फादर के साथ फाइट शुरू हो जाती है जो कि उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। तुम्हारे स्किल्स काफी इंप्रूव हो गए हैं और अब मैं सीरियसली लड़ने वाला हूँ। रेनॉल्ड्स अपनी बॉडी को चारों तरफ से फ्लेम्स में घेर लेता है। आर्थर कहता है कि ऑगमेंटर्स अपने आसपास के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो ये पता करने में कि वो किस एलिमेंट के साथ कंपैटिबल है उन्हें बड़ी मुश्किल होती है, पर एक लेवल पर पहुंचने पर वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो कौन से एलिमेंट को यूज करना चाहते हैं और जिनमें बहुत ज्यादा टैलेंट होता है वो एक से ज्यादा एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब आर्थर को अपने फादर से लड़ने में मुश्किल हो रही थी तो वो भी अपनी पूरी ताकत का यूज करने लगता है और उसके हाथों से तेज रोशनी आ रही थी, लेकिन अब भी रेनॉल्ड्स उससे ज्यादा ताकतवर था और वो उसे पीछे धक्का दे देता है। पर तभी आर्थर को याद आता है फिर रेन ने उसे सिखाया था कि वो अपनी लिमिट्स के भी आगे कैसे जा सकता है और अचानक से वो चारों तरफ से लाइटनिंग से घिर जाता है। उस लाइटनिंग की वजह से घास में आग लग जाती है। ये देखकर रेनॉल्ड्स हैरान हो जाता है क्योंकि आर्थर एडवांस्ड फायर मैजिक का यूज कर रहा था, लेकिन तभी आर्थर फाउंटेन के पानी को कंट्रोल करने लगता है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक साथ 2 एलिमेंट्स का यूज कर सकता है। रेनॉल्ड कहता है कि वो बहुत कमाल का है, पर आर्थर उसे बताता है कि उसने अभी इसे यूज करना सीखा है और उसका कंट्रोल ज्यादा बेहतर नहीं है। इसके बाद विंसेंट उनसे कहता है कि आर्थर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और उन्हें उसे जायरस एकेडमी में भेजना चाहिए, जो कि कॉन्टिनेंट का सबसे प्रेस्टिजियस स्कूल है। और उसकी वाइफ कहती है कि उन्हें उसकी फीस की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब वो पे कर देंगे। और क्योंकि विंसेंट स्कूल के डायरेक्टर को जानता था तो भले ही आर्थर अंडर एज है फिर भी उसका एडमिशन हो जाएगा। पर आर्थर कहता है कि वो अभी अपनी फैमिली से मिला है और वो उनके साथ समय बिताना चाहता है। इसके बाद आर्थर घर में घूम रहा था तभी उसके सामने लिली आती है जो कि उसे अपने स्पेशल डाइनिंग हॉल में लेकर जाती है। सर्वेंट्स उसे खाना देते हैं और आर्थर को बताते हैं कि जब भी वो परेशान होती है यहाँ पर आती है। उसके पेरेंट्स चाहते हैं
हैं कि वो एक मेज बने, जबकि उनमें से कोई भी सॉर्सरर के तौर पर अवेकन नहीं हुआ था। अगले दिन रे की पुरानी पार्टी से एडवेंचरर्स आते हैं जो कि आर्थर को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। वो उसे बताते हैं कि पास की ही सिटी में उन्हें एक हाई पेइंग जॉब मिल गई है, तो उनका धंधा पानी बहुत अच्छा चल रहा है और उनके जॉब की वजह से वो कई जगह भी घूम चुके हैं। अरे हाँ, मैंने तो बस डाइकैथन कॉन्टिनेंट ही देखा है, मुझे भी एडवेंचरर बनना है ताकि मैं पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकूं। इसके बाद आर्थर सिल्विया को नहला रहा था और वो याद करता है कि लिलिया के पेरेंट्स उसे एक सॉर्सरर की तरह अवेकन होता हुआ देखना चाहते हैं और किसी वजह से ये चीज उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही। इसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि अब उसका हुलिया सुधारने का समय आ चुका है और वो उसे एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास लेकर जाती है, जो कहता है कि जब वो अपना काम खत्म करेगा वो शाइन करेगा। उसका नया लुक सभी को पसंद आता है। आर्थर उनसे पूछता है कि वो उसे हेयर स्टाइलिस्ट के पास क्यों लेकर आए थे, तो टागथा बताती है क्योंकि वो हेस्टिया के ऑक्शन हाउस में उसे लेकर जाना चाहते हैं, पर आज के लिए वो बस उसे शहर घुमाएंगे। एलेनोर अपने बड़े भाई के साथ घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। ये देखकर लिलिया जेलस फील करने लगती है क्योंकि उसके आने से पहले वो उससे चुपकी रहती थी। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि वो मुझसे अभी ही मिली है। इसके बाद वो साथ में मिलकर शहर में घूमने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उसे कुछ जायरस एकेडमी के स्टूडेंट्स मिलते हैं। लिलिया कहती है कि उनकी यूनिफॉर्म उन्हें अथॉरिटी देती है, पर आर्थर को वो डेंजरस लग रहे थे क्योंकि उनमें से कोई भी बिगड़े बाप की सुधरी औलाद तो थी नहीं। इसके बाद वो एक ऐसे शॉप पर जाते हैं जहाँ पर बीस्ट कोर बेचा जाता है और टागथा बताती है कि जिस कोर के अंदर बीस्ट विल होती है उनकी कीमत 100 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा है, लेकिन आर्थर को पता ही नहीं था कि आखिर गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू है कितनी। तो टागथा उसे बताती है कि 100 गोल्ड कॉइन्स 250 साल तक जीने के लिए काफी है। लिलिया कहती है कि वेपन स्टोर में इससे सस्ते कोर्स अवेलेबल हैं और वो उनमें से ही एक खरीदना चाहती है, पर टागथा उसे बताती है कि बीस्ट कोर का मतलब ये नहीं कि वो अवेकन हो ही जाएगी। वैसे भी बीस्ट कोर के लिए उसकी उम्र बहुत कम है। आगे वो साथ में खाना खाने लगते हैं, लेकिन आर्थर देखता है कि लिलिया दुखी थी और वो अचानक से ही वहां से जाने लगती है, तो वो उसे फॉलो करता है और देखता है कि वो बीस्ट कोर बेचने वाली दुकान पर गई है, जहाँ उसे पता लगता है कि वो अपनी पॉकेट मनी से उनमें से एक बीस्ट कोर को खरीद सकती है। लेकिन आर्थर उसे रोक देता है और बताता है कि सिर्फ उससे उसकी मैजिक अवेकन नहीं हो जाएगी। लिलिया कहती है कि वो कोशिश तो कर ही सकती है, उसने अपना मैजिक अवेकन करने के लिए सब कुछ ट्राई कर लिया है लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। वो उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता क्योंकि वो एक जीनियस है। वो समझ जाता है कि वो इतना प्रेशर उसी की वजह से फील कर रही है और वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहती थी और उसके हाथ को झटक देती है, जिस दौरान वो एकेडमी के एक स्टूडेंट से टकरा जाती है। वो तुरंत ही उससे माफी मांग लेती है, लेकिन वो स्टूडेंट्स उसे बुली करने लगते हैं। शोर शराबे को सुनकर शॉपकीपर बाहर आता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि वो जायरस के स्टूडेंट्स हैं, वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता। वो उसे फायर मैजिक से डराने लगते हैं और आर्थर भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ टैबिथा आ जाती है और उन्हें बताती है कि लिली हेल्सियास की डॉटर है। उन्हें पता है कि उनकी फैमिली एकेडमी में डोनेट करती है और अगर वो उससे भिड़ते हैं तो डायरेक्टर उन्हें की खटिया खड़ी कर देगी। तो वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक को लगता है कि वो अपनी जगह को खरीदना चाहती है क्योंकि एकेडमी में एडमिशन के लायक उसमें टैलेंट नहीं है। इसके बाद विंसेंट को पता लगता है कि वहाँ पर क्या हुआ था और लिलिया उससे माफी मांगती है। वो उससे कहते हैं कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार आर्थर एकेडमी को ज्वाइन कर ले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिली को लगता है कि वो उसकी जगह आर्थर को एकेडमी में भेजना चाहते हैं क्योंकि वो अब भी मैजिक यूज नहीं कर सकती। टैबिथा उसको शांत रहने को कहती है, लेकिन लिली कहती है कि वो उन सब से नफरत करती है। इसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है और उसे लगता है कि उनकी फैमिली एकेडमी में इसलिए डोनेट कर रही है ताकि उसका एडमिशन आसानी से हो सके। तभी वहाँ पर आर्थर आता है। मैं कभी भी तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहता था, पर लिलिया बताती है कि वो उससे जेलस फील करती है क्योंकि उसके फादर का सारा अटेंशन अब उस पर जाता है और उसे लगता है कि इसमें उसी की गलती है क्योंकि वो अभी तक अपने मैजिक कोर को अवेकन नहीं कर पाई और उससे उसके पेरेंट्स भी बहुत निराश होंगे। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब जानते हैं कि तुम अपने माना कोर को अवेकन करने के लिए कितनी मेहनत कर रही हो और तुम्हारे फादर मुझसे अटैच इसलिए हैं क्योंकि वो बिल्कुल एलेनोर की तरह है और मैं यहाँ पर नया नया आया हूँ। इसके बाद वो उसके पेरेंट्स के पास जाता है। लिलिया भाग गई है ताकि वो अपने माना कोर को अवेकन कर सके, पर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो कहाँ गई है। इसके बाद वो उन्हें लिलिया का लेटर देता है जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि लिलिया इसलिए भागी क्योंकि उसे लगता है कि वो उन दोनों के ऊपर बोझ है और अब विंसेंट को लगने लगता है कि उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल दिया। वो उसे मेज की तरह इसलिए अवेकन होता हुआ देखना चाहते थे ताकि उसका फ्यूचर अच्छा हो सके, लेकिन वो अगर मैजिक नहीं यूज कर पाई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उससे उतना ही प्यार करता है। तभी अचानक से वहाँ पर लिलिया आ जाती है और वो उनसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है, पर आर्थर कहता है कि ये सब उसी ने प्लान किया था क्योंकि वो उसके पेरेंट्स को टेस्ट करना चाहता था। विंसेंट भी रियलाइज करता है कि वो उसके ऊपर ज्यादा जोर डाल रहा था और कहता है कि उसे एकेडमी अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा उसे खुश रखेंगे चाहे वो मेज बने या फिर नहीं बने। पर लिलिया कहती है कि वो एकेडमी में जाना चाहती है ताकि वो एक ऐसी सॉर्सरर बन सके जो सब में खुशियां बांटे। तभी आर्थर डिसाइड करता है कि वो उसके माना कोर को अवेकन करेगा और वो उसे एलेनोर के साथ बिठा देता है। वो उनसे कहता है कि वो लंबी सांसें ले और अपनी आंख को बंद रखें। एलेनोर कहती है कि कुछ सेकंड्स के लिए उसे लाइट्स दिखी थी, लेकिन थोड़ी देर में ही वो गायब ही हो गई। वो इसलिए गायब हो गई क्योंकि तुमने अपनी ब्रीदिंग को आउट ऑफ कंट्रोल जाने दिया। वहीं लिलिया कहती है कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर वो उसे रिलैक्स
करने को कहता है और अपने हाथ को उन दोनों की पीठ पर रखता है। इसके बाद वो लाइट्स को देखने लगती है, जो देखकर उसके पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं क्योंकि लिलिया फाइनली अवेकन हो चुकी थी और आर्थर का प्लान काम कर गया। इसके बाद उसकी अवेकनिंग को सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। आर्थर उसे बताता है कि उसकी पावर्स को स्टेबलाइज होने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे और इस पर उसे बहुत मेहनत करनी होगी। उसे खुद को रोज ट्रेन करना होगा। इसके बाद वो अपने फादर के साथ हेल्स के ऑक्शन हाउस में जाता है, जहाँ वो सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे थे, जहाँ वो अनाउंस करता है कि यहाँ पर रॉयल फैमिली भी मौजूद है और सभी लोग उनके लिए चेयर करने लगते हैं। और आर्थर को पता लगता है कि सभी लोग किंग ब्लेन ग्लेडर को पसंद करते हैं। सबसे पहला एक एलिमेंटल वेपन है जो कि अपने टारगेट को इमोबिलाइज कर सकता है और उसका प्राइस 50 गोल्ड है। तभी आर्थर को पता लगता है कि सिल्वी मिसिंग है और वो उसे ढूंढने के लिए वहां से जाने लगता है। तभी विंसेंट एक वर्ल्ड लायन के बच्चे को इंट्रोड्यूस करता है जो कि फ्यूचर में एक ए रैंक माना बीस्ट बनेगा। किंग का बेटा उसमें इंटरेस्टेड था तो किंग उसे खरीद लेता है। वहीं सिल्वी के सामने रॉयल मेज था जिसे देखकर वो डरी हुई थी। वो उसे अपने पास बुला रहा था। वो सेबेस्टियन को बताता है कि सिल्वी उसकी पार्टनर है और वो उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन सेबेस्टियन अभी भी सिल्वी में इंटरेस्टेड था और वो उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता है। और वो आर्थर से कहता है कि वो सिल्वी को उसके हवाले कर दे। उसे पता है कि वो सिल्वी का फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकता है और वो अपने मैजिक को दिखाकर आर्थर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन आर्थर अपनी जगह से हिलता भी नहीं और वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। लेकिन सेबेस्टियन कहता है कि वो रॉयल फैमिली का कॉन्जुरर है और अगर वो उसके खिलाफ जाता है तो इसकी सजा उसके साथ उसकी फैमिली को भी भुगतनी होगी। ये सुन के आर्थर को गुस्सा आ जाता है और उसके ब्लडलेस को पूरी बिल्डिंग में हर कोई सेंस कर पा रहा था। ये सब देखकर किंग अपने सैनिकों से कहता है कि वो सतर्क रहें। लोग पैनिक कर रहे थे। वहीं सेबेस्टियन की फटी पड़ी थी और आर्थर रियलाइज करता है कि उसने अपने इमोशंस को आउट ऑफ कंट्रोल जाने दिया। दूसरी तरफ रेनॉल्ड्स ब्लेन को बताता है कि वो घुसपैठियों को पकड़ नहीं पाए और क्योंकि रेनॉल्ड्स हेड ऑफ सिक्योरिटी है तो वो उसे पनिश करने की बात करने लगता है। तभी सेबेस्टियन के दिमाग की बत्ती जलती है और वो किंग से कहता है कि कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ था तो उन्हें उसकी सजा माफ करके उनसे सिल्वी को मांग लेना चाहिए। सेबेस्टियन ने कई बार रॉयल फैमिली की जान बचाई थी और इतने सालों की लॉयल्टी के लिए किंग भी उसे इनाम देना चाहता था तो वो इसके लिए मान जाता है। आर्थर इसके लिए मना करने वाला था, लेकिन तभी उसकी माँ उसे टोक देती है। लेकिन तभी रे कहता है कि सिल्वी पर उसका कोई हक नहीं है। आर्थर ने उसे अपने बलबूते पर ढूंढा था तो ग्ले आर्थर से कहता है कि वो सिल्वी को सेबेस्टियन को दे दे, लेकिन आर्थर मना कर देता है। जिसके बाद किंग कहता है कि इसके बदले वो वर्ल्ड लायन का कप उसे दे सकता है, लेकिन आर्थर कहता है कि सिल्वी बिकाऊ नहीं है। ग्ले फिर से उसे इस बारे में सोचने को कहता है तो आर्थर उससे पूछता है कि क्या वो अपने बच्चों को बेच सकता है। ये सुनकर गुस्से में सेबेस्टियन सोल्जर्स को उसके पकड़ने को कहता है, लेकिन आर्थर बड़ी ही आसानी से उन सोल्जर्स को हरा देता है। जिसके बाद सेबेस्टियन अपने फायर मैजिक से आर्थर के ऊपर हमला करता है तो आर्थर सिल्विया का टाइम स्टॉप मैजिक यूज करता है, जिसकी वजह से उसे और सेबेस्टियन को छोड़कर सबके लिए समय रुक चुका था। वो सेबेस्टियन के पैर को तोड़ देता है जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगता है, लेकिन आर्थर उसे बताता है कि उसकी चीख कोई भी नहीं सुन सकता। सेबेस्टियन की डर के मारे फटी पड़ी थी, लेकिन तभी टाइम रिज्यूम हो जाता है क्योंकि आर्थर अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। इसके बाद उसे अपने घर पर होश आता है और आर्थर के पूछने पर उसकी माँ बताती है कि उसने अपनी पावर्स का यूज करके उसे हील कर दिया था। जिसके बाद वो उसे शॉपिंग पर लेकर जाती है। वहीं आर्थर को लग रहा था कि उसकी वजह से उसके पप्पा की जॉब चली गई है, पर एलिस उसे बताती है कि वो भी जॉब करती है और उसे मार्केट में बाल मजदूरी कराने लगती है। घर आने पर वो देखते हैं कि किंग की तरफ से वहाँ पर कोई आया है जो कि आर्थर से माफी मांगना चाहता है और इसके लिए वो उन्हें गोल्ड कॉइन्स की पोटली भी देता है, लेकिन रे भड़का हुआ था और पैसे लेने से सीधा मना कर देता है। लेकिन आर्थर उसे शांत कराता है और उस बंदे से रॉयल मेज सेबेस्टियन के बारे में पूछता है। सेबेस्टियन, उसे काम से निकाल दिया गया है। वो सबको ये बता रहा है कि तुमने उसके पैर को तोड़ दिया। हमें लगता है कि उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। इसके बाद रे समझौते के लिए मान जाता है और वो गोल्ड कॉइन्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस घटना की वजह से आर्थर समझ गया था कि इस दुनिया में भी ताकत ही सब कुछ है और अगर वो किंग जैसे लोगों के सामने खड़ा होना चाहता है तो उसे जायरस एकेडमी जाना ही होगा। तो अगले दिन वो एकेडमी में पहुंच जाता है जहां उसका स्वागत एक कुल्लू करता है और जब वो उसका पीछा करता है वो जंगलों में एक बुढ़िया से मिलता है जो उसे बताती है कि वो उसका इंतजार कर रही थी। आर्थर पहचान जाता है कि वो एकेडमी के डायरेक्टर है। विंसेंट ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम कितने ताकतवर हो। वहीं आर्थर सेंस कर पा रहा था कि डायरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है तो वो भी उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी ताकत का यूज करने लगता है। वो विंड और अर्थ मैजिक को साथ में यूज करके पत्थरों को उसके ऊपर थ्रो कर देता है, लेकिन वो बड़ी ही आसानी से उसे ब्लॉक कर देती है। तो वो फायर स्पेल को कास्ट करता है, लेकिन वो विंड मैजिक का यूज करके खुद को बचा लेती है। तो वो अपनी पूरी ताकत का यूज करने लगता है और माना की मदद से अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करके उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन वो फिर से अपनी विंड मैजिक से उसे दूर फेंक देती है। तुम्हारी एबिलिटीज काफी कमाल की हैं, पर तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो। कोशिश करना कि तुम बेहोश ना हो जाओ। इसके बाद वो अपने मैजिक का यूज करके बहुत ज्यादा ऊंची आवाज निकालने लगती है। आर्थर बड़ी ही मुश्किल से खुद को बेहोश होने से रोक पाता है। थोड़ी देर में डायरेक्टर रुककर उसे बताती है कि वो पास हो गया और बताती है कि वो खुद उसे विंड मैजिक सिखाएगी और उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछती है, जिनके बारे में आर्थर सब कुछ सच बता देता है। ये सुन के वो समझ जाती है कि वो किसी इरादे से यहाँ पर आया
है, मुझे आपकी अथॉरिटी और पावर की जरूरत है ताकि मैं पावरफुल लोगों से खुद को और अपनी फैमिली को बचा सकूं। अगर आप इसके लिए मानती हैं तभी मैं एकेडमी में एडमिशन लूंगा, लेकिन अभी मैं अंडर एज हूँ तो आपको 3 साल तक इंतजार करना होगा। तुम अपनी ट्रेनिंग को अभी ही क्यों नहीं शुरू कर देते? क्योंकि मैं अभी अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ और मेरा सपना है कि मैं एडवेंचरर बन के पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करूँ। मेरे पेरेंट्स को अभी इसके बारे में नहीं पता है तो आपको ही उन्हें इसके लिए मनाना होगा। विंसेंट आर्थर के पेरेंट्स को उसकी पावर्स के बारे में बता देता है और एलिस नहीं चाहती थी कि वो एडवेंचरर बनकर फिर से अपनी जिंदगी को खतरे में डाले, पर आर्थर कहता है कि हर कुछ महीनों में वो वापस आएगा क्योंकि वो डाइकैथन कॉन्टिनेंट को देखना चाहता है। अभी भी कई सारी चीजें हैं जो उसे नहीं पता है। वो उन्हें बताता है कि वो वही चीजें फील करना चाहता है जो उसके पेरेंट्स एडवेंचर्स पर जाकर फील किया करते थे, लेकिन असल में वो ये देखना चाहता था कि वो कितना ताकतवर है और यहाँ पर रहकर ट्रेन करना बहुत ज्यादा बोरिंग है। अरे भगवान, मुझे पता है तुम परेशान हो, तो हम इसे उनके साथ भेजेंगे जिन पर हमें भरोसा है। और वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या उनमें से कोई आर्थर के साथ ट्रैवल करना चाहेगा। मैं तुम्हारे बेटे को नहीं घुमाने वाला, मुझे डर है ये कहीं मार देगा मुझे। जिसके बाद रे फिर से रिक्वेस्ट करता है और इस बार जैस्मिन हाथ खड़ा करती है, जो देखकर सब लोग हैरान थे क्योंकि सभी को पता है कि वो अकेले काम करना पसंद करती है। वहीं रात को लिलिया मेडिटेट कर रही थी और आर्थर देखता है कि उसे अब उसमें माना ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं उसकी छोटी बहन भी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने माना एक्टिवेशन को थोड़ा डिले करे ताकि वो गलत लोगों की नजरों में ना आ जाए। इसके बाद वो रे के साथ ऑक्शन हाउस जाता है और अपने लिए तलवारों को ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी तलवार उसे नहीं जम रही थी। सिल्वी उसे एक स्टाफ के पास लेकर जाती है, लेकिन वो उसका स्टाइल बिल्कुल नहीं था। पर उठाने पर आर्थर नोटिस करता है कि उसका वजन बहुत ज्यादा है और उसे लगता है कि शायद ये कोई एलिमेंटल वेपन है। और जब वो अपने माना को उसमें डालता है वो अचानक से ही ग्लो करने लगता है और वो देखता है कि वो असल में एक तलवार है, लेकिन उसके लिए ये वेपन थोड़ा हैवी था। जिसके बाद वो उसकी शार्पनेस को टेस्ट करना चाहता था और जब वो एक बैरल को कट करता है वो उसे मक्खन की तरह काट देता है। आगे वो देखता है कि उस तलवार के ऊपर अजीब तरह की लिखावट थी पर उसे नहीं पता था कि उसका मतलब क्या है, लेकिन तभी वो उसे नीचे गिरा देता है क्योंकि उससे बिजली बाहर आ रही थी। इसके बाद जब वो उसे दोबारा उठाता है वो नोटिस करता है कि इसका वजन काफी हल्का हो गया है और उसके बॉडी के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद रे वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसे एक रैंडम सी तलवार दिखा देता है और कहता है कि उसने ये खरीदा है। जब विंसेंट उससे उस स्टाफ के बारे में पूछता है वो उसे बताता है कि वो उसे ऐसे ही नीचे गिरी हुई मिली और वो इसका यूज प्रैक्टिस करने के लिए करना चाहता है। विंसेंट जब एक वर्कर से पूछता है वो उसे बताता है कि एक बुढ़े ने उनके ऊपर ये फेंक दिया था क्योंकि उसे कोई भी वर्दी बंदा नहीं मिल रहा था जो इस स्टाफ के लायक हो, और अप्रेजर्स ने चेक करने के बाद बताया है कि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो अब वो एक हायर रैंक के अप्रेजर से इसे चेक कराना चाहते हैं, लेकिन आर्थर विंसेंट से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे ये स्टाफ चाहिए और वो उसे अंकल कह के बुलाता है। अंकल सुन के वो खुश हो जाता है और वो स्टाफ को आर्थर को दे देता है। इसके बाद आर्थर का 9वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा था। आर्थर की माँ ने उसे एक गॉन्टलेट गिफ्ट किया था जिसमें हीलिंग स्टोन्स हैं। वहीं विंसेंट आर्थर को एक रिंग देता है और उसमें से एक रिंग वो एलिस को देता है और बताता है कि अगर आर्थर का माना कभी बहुत ज्यादा कम होगा तो वो इसे चेक कर पाएगी। एडम आर्थर को एक स्क्रोल देता है जिसमें आर्थर साउंड को रिकॉर्ड करके किसी को भी भेज सकता है। आर्थर सभी को प्रेजेंस के लिए शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद वो अपनी पैकिंग शुरू कर देता है। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ताकतवर बनना ही होगा। जाने से पहले उसकी फैमिली उससे कहती है कि वो उनकी फिक्र ना करें और अपना ध्यान रखे। जिसके बाद वो जैस्मिन के साथ वहां से निकल जाता है और वो एडवेंचरर्स गिल्ड में जाते हैं ताकि वो आर्थर का रैंक असेस कर सके। उसने मास्क पहना हुआ था ताकि रॉयल फैमिली उसे ना पहचान जाए और वो नकली नाम नोट यूज कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक बंदे के पास लेकर जाती है और उसे बताती है कि वो यहाँ पर ए रैंक एडवेंचरर जैस्मिन के साथ आई है और वो उसके साथी का रैंक असेस करना चाहते हैं। वो बंदा अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो गिल्ड का चीफ कैस्पियन है। नॉर्मली प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले एक रिटन एग्जाम होता है और माना कोर को भी चेक किया जाता है, पर क्योंकि जैस्मिन उसे यहाँ पर लेकर आई थी तो इन सब की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो जैस्मिन से कहता है कि उसके फादर कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे। इसके बाद आर्थर उसे अपना नाम नोट बताता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं जिससे आर्थर को पता लग जाता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं जहाँ वो एक डायन नाम की लड़की को एग्जामिनर से फाइट करता हुआ देखते हैं जो आसानी से उसकी वाटर स्पेल को काउंटर करके उसके पीछे पहुंच जाती है। वो उसे बताती है कि उसका मैजिक इंप्रेसिव है पर डिफेंसेस कमजोर, तो वो सी रैंक से शुरू करेगी। इसके बाद अनाउंसर वहाँ एलाइजा को बुलाता है। वो बंदा एग्जामिनर से बात करता है और कहता है कि एलाइजा बी रैंक से शुरू करेगा, जो देख के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसने तो एग्जाम दिया ही नहीं। अगला कैंडिडेट लूकस नाम का छोकरा है जो कहता है कि एग्जाम करवा के वो उसका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसे तो सीधा ए क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए। और एग्जामिनर कहती है कि वो लाइट ऑरेंज स्टेट पर है। ये सुन के जैस्मिन भी इंप्रेस हो जाती है। वहीं आर्थर जब उसके कान को देखता है वो समझ जाता है कि वो एक एल्फ है। मैच के शुरू होते ही लूकस अपने फायर गार्डियन को समन करके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन एग्जामिनर अर्थ मैजिक से उसके गार्डियन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो अपने स्पेल का यूज करके आसमान में एक बड़ा सा फायर बॉल बनाता है जो कि एग्जाम साइट के चारों तरफ गिरने लगता है, लेकिन वो अपने मैजिक के ऊपर से कंट्रोल खो बैठता है
जिसकी वजह से वो फायरबॉल पूरे एग्जाम हॉल को डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन एग्जामिनर अपनी पावर से उसके स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देती है और लूकस हार जाता है। लेकिन एग्जामिनर उसकी तारीफ करती है, लेकिन उसके बोलते बोलते ही लूकस उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन ऐन वक्त पर आर्थर अपनी तलवार फेंक कर एग्जामिनर को बचा लेता है। ऑफिशियल एग्जामिनर पर अटैक करने के लिए लूकस को डांट लगाने लगता है और एग्जामिनर कहती है कि उसका घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसीलिए उसे ए नहीं बी क्लास में होना चाहिए, और वो अपने मैजिक का यूज करके उसे एग्जाम हॉल से दूर भेज देती है। इसके बाद अनाउंसर आर्थर को एग्जाम के लिए बुलाता है और वो एग्जामिनर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब अनाउंसर उसके ऑरा को फील करता है वो घबरा जाता है। ये देखकर कैस्पियन वहां पर आ जाता है और अनाउंसर से कहता है कि आर्थर का टेस्ट वो लेगा। अनाउंसर कहता है कि वो डबल ए क्लास एडवेंचरर है, वो इस तरह से एग्जाम को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। तो कैस्पियन कहता है कि वो उसके गार्डियन को जानता है, इसलिए वो इससे लड़ना चाहता है। वहीं आर्थर पहले से ही जानता था कि कैस्पियन पावरफुल है और वो उससे लड़ने के लिए एक्साइटेड था। वो अपनी स्वॉर्ड को फ्लेम से कवर करके कैस्पियन के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं कैस्पियन लगातार बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करता ही जा रहा था। वो हवा में कूदकर कैस्पियन के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन कैस्पियन अपनी तलवार की एक ही स्विंग से उसे पीछे भेज देता है और उससे कहता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट आर्थर को बताती है कि वो अब एक बी रैंक एडवेंचरर है। वहीं एग्जामिनर्स बात कर रहे थे कि वो कैसे कई सारे बी रैंक एडवेंचरर से एक ही दिन में मिल गए। तो कैस्पियन उन्हें याद दिलाता है कि ज़ायरस सिटी ने एल्फ्स और ड्वार्फ्स को भी यहाँ पर एडवेंचरर्स की तरह इन्वाइट किया है और लूकस एक हाफ एल्फ है। वहीं एलाइजा ह्यूमन है, लेकिन वो ड्वार्फ्स के किंगडम में पला बड़ा है। उसे ड्वार्फ्स के पहले रिप्रेजेंटेटिव की तरह यहाँ पर भेजा गया है और उसे एग्जाम को स्किप करना इसलिए अलाउड किया गया क्योंकि उसका एक गारंटर है जिससे कैस्पियन भी ओवर रूल नहीं कर पाया। वहीं वो आर्थर के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उसका गारंटर फ्लेम्सवर्थ फैमिली से बिलोंग करता है, जिन्हें पूरे किंगडम में बेस्ट फायर मेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। वहीं वो आर्थर की स्वॉर्ड स्किल से काफी ज्यादा इंप्रेस था और उसे लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत पावरफुल बनेगा, लेकिन अभी भी उसके लिए रास्ता लंबा है। दूसरी तरफ आर्थर रियलाइज करता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी जैसा ट्रेन नहीं कर रहा है, क्योंकि जिन पावर्स के साथ वो पैदा हुआ था उसे उनकी आदत हो गई है। रास्ते में वो एलाइजा से टकरा जाता है, जिसे याद आता है कि आर्थर ने ही एग्जामिनर को लूकस के अटैक से बचाया था। वहीं लूकस उनसे पूछता है कि वो उससे क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि वो भी रैंक बी एडवेंचरर है। तो आर्थर कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करते क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ा था। गुस्से में वो आर्थर का गला पकड़ लेता है और कहता है कि उन दोनों के लेवल्स में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन आसपास के सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तो वो अनाप शनाप बकता हुआ वहां से चला जाता है। इसके बाद जैस्मिन आर्थर को एक बीस्ट पैस्चर के पास लेकर जाती है और इससे पहले ही एक्सप्लोर किया जा चुका था। तो नए एडवेंचरर्स के लिए ट्रेन और मटेरियल्स इकट्ठा करने की ये परफेक्ट जगह है। लेकिन तभी जंगल के अंदर एक बड़ा सा धमाका होता है और वहां पर एक बड़ा सा बोर आ चुका था जो कि आसपास के एडवेंचरर्स को खा रहा है। वो मॉन्स्टर वहां का नेटिव नहीं था और हम देखते हैं कि वो कुछ लोगों से बचकर निकला है। इसके बाद वो बोर उन दोनों की तरफ ही आने लगता है, तो वो जंप करके उससे बच जाते हैं और जैस्मिन अपने नाइफ से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उस बोर पर इसका ज्यादा असर नहीं होता और वो फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैस्मिन उसके अटैक को डॉज कर लेती है, लेकिन इस चक्कर में वो जमीन पर गिरने वाली थी, तो आर्थर को आकर उसे बचाना पड़ता है। इसके बाद वो देखते हैं कि वो बोर नए एडवेंचरर्स के ऊपर अटैक करने वाला था, तो उन्हें बचाने के लिए जैस्मिन उसके सामने आ जाती है। वहीं आर्थर सही मौके का इंतजार कर रहा था, तो जब वो बोर उनके ऊपर हमला करने जाता है वो साइड से उसके ऊपर अटैक कर देता है और अपने फ्लेम मैजिक का यूज करके उस बोर को हरा देता है। रात को जैस्मिन आर्थर को बताती है कि वो एडवेंचरर इसलिए बनी ताकि वो अपनी फैमिली से दूर रह सके, क्योंकि उन्होंने सिखाया था कि फायर मैजिक सबसे ताकतवर होता है और उसका फायर मैजिक में जरा भी टैलेंट नहीं है, तो उसकी पूरी फैमिली उसे फेलियर बुलाती है। ये सुन के आर्थर कहता है कि ये सच नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट्स बराबर होते हैं। उसे गुस्सा देखकर जैस्मिन हंसने लगती है और आर्थर रियलाइज करता है कि वो गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी पास लाइफ में सभी लोग उसे फेलियर बुलाते थे। आगे वो बताती है कि उसकी पार्टी ने उसकी जिंदगी बदल दी क्योंकि हमेशा अकेला काम करने पर वो उसे डांट लगाते थे और उसे सिखाया कि कैसे वो दूसरों पर भरोसा कर सकती है। आगे जैस्मिन उससे पूछती है कि क्या वो ऐसे लोगों से मिला है जिन्होंने उसे बदल दिया, पर आर्थर को लगता है कि वो नहीं बदल सकता। लेकिन जब वो सभी लोगों को याद करता है उसे लगता है कि अगर वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उसे बदलना ही होगा। वहीं एलिशिया आर्थर को देख रही थी और सोच रही थी कि वो एक लड़की के साथ ट्रैवल क्यों कर रहा है। वेरियन को लगता है कि वो जेलस फील कर रही है क्योंकि आर्थर नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहा है और वो उससे कहता है कि वो अपने मैजिक को इम्प्रूव करने पर काम करे। इसके बाद हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग नोट यानी आर्थर के बारे में बात कर रहे थे और उन्हें लगता है कि वो एक ओवर पावर्ड एडवेंचरर है। वहीं ज्यादातर लोग उसे मास्क स्वॉर्ड्समैन के नाम से जानते हैं। इसके बाद वो जैस्मिन के साथ अपने अगले एडवेंचर पर निकल जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसे अब भी और ज्यादा ताकतवर बनना होगा।